जय हिंद दोस्तों हमारे देश भारत को अंग्रेजों से आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई है। इस आज़ादी को पाने के लिए हजारों वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया और कई सारे आंदोलन चलाए गए थे। इन्हीं सारे आंदोलनों में से एक अंतिम और महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम अगस्त क्रांति के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों 7 अगस्त 1942 को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में, जिसे अब हम अगस्त क्रांति मैदान के रूप में भी जानते हैं, वहां पर महात्मा गांधी जी के द्वारा एक ऐतिहासिक भाषण दिया जाता है। इस ऐतिहासिक भाषण में महात्मा गांधी जी भारतवासियों से एक आह्वान करते हैं और इस आह्वान में वह आंदोलित करने वाले कुछ शब्द कहते हैं। ये शब्द थे कि अब हम भारतवासी या तो भारत को आज़ाद करके रहेंगे या इस प्रयास में अपने प्राणों का बलिदान दे देंगे, क्योंकि अब हम भारत की गुलामी को नहीं देख सकते हैं या भारत की गुलामी को और ज़्यादा दिन तक देखने के लिए हमें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तो अब से हम हर एक भारतीय को अपने आप को एक स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए और स्वतंत्र व्यक्ति समझते हुए भारत को आज़ाद करने में अपना सहयोग देना चाहिए, अपना प्रयास करना चाहिए। और इस प्रयास में सिर्फ गिरफ्तारी देना ही काफ़ी नहीं है, सिर्फ जेल जाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि अब हमें एक अंतिम लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अब या तो करो या तो मरो। दोस्तों, करो या मरो का ये जो नारा है ग्वालियर टैंक में, उसमें मौजूद लोगों के दिलों में तो अंकित हो ही गया था, लेकिन इस नारे ने पूरे भारतवासियों को या पूरे भारतवासियों के दिल में जो राष्ट्र भावना थी, उस राष्ट्र भावना को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया और लोग आंदोलित हो उठे वर्षों पुरानी गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए। दोस्तों 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उन्हें पूना के आगा खान पैलेस में रखा जाता है और 9 अगस्त सुबह तड़के ही जो कांग्रेस के और बड़े नेता थे, जैसे अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, इनको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इन नेताओं को अहमदनगर जेल में रखा जाता है। और इनकी गिरफ्तारी के साथ कांग्रेस को एक गैर कानूनी संघ घोषित कर दिया जाता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा। लेकिन दोस्तों, करो या मरो का जो जादू है, करो या मरो नारा का जो जादू था, वो चल चुका था। पूरे देश में विद्रोह का माहौल बन चुका था, लोग आंदोलित हो उठे थे और इस विद्रोह में भारतवासी, मतलब भारत के हर वर्ग ने अपना सहयोग दिया, चाहे वो छात्र रहे हों, चाहे वो छात्राएं रही हों, चाहे पुरुष रहे हों या महिलाएं रही हों, इन सब ने अपना पूर्ण सहयोग दिया। दोस्तों, विद्रोह का माहौल इधर चल ही रहा था, लेकिन गांधी जी जेल में भी शांत नहीं बैठने वाले थे। उन्होंने जेल में 21 दिनों का उपवास घोषित कर दिया और जब इस उपवास की बात बाहर पता चली, गांधी जी के समर्थकों को बात ये पता चली, तो वो लोग और ज़्यादा आंदोलित हो उठे और वो चोरी चुपके आगा खां पैलेस के पास इकट्ठा होने लगे। वहाँ पे गांधी जी के समर्थन में उन्होंने उपवास किया और भी कई सारी गांधीवादी एक्टिविटीज़ की। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हैं पूरे भारत के लोगों को आंदोलित कर रही थीं और भारत की कई जगहों में समानांतर सरकारें भी स्थापित हो चुकी थीं। और इन सरकारों में सबसे पहली जो सरकार बनी थी वो बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी थी। चित्तू पांडे ने बलिया के कलेक्टर की सारी शक्तियां छीन ली थी और सारी शक्तियां अपने पास रखकर सरकार चलाने लगे और कई सारे सुधारवादी काम उन्होंने किया। इन्हीं सरकारों में से एक सरकार थी बंगाल के मिदनापुर की सरकार, जो करीब 2-2.5 साल तक चली और इस सरकार ने भी कई सुधारात्मक कार्य किए, कई रचनात्मक कार्य किए, जैसे अमीरों के धन को भी उन्होंने गरीबों में बांट दिया और भी सारे सुधारवादी काम किए। और इसी तरीके की एक सरकार थी महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सतारा की समानांतर सरकार, जो कि 1945 तक सरकार चली। तो दोस्तों, इन सरकारों ने भी एक तरीके से ब्रिटिश सरकार की जो चिंता है उसको बढ़ा दिया था। लेकिन जिस तरीके से आंदोलन बढ़ चुका था, जिस तरीके से पूरे देश में लोग आंदोलित हो उठे थे, वो सबसे ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रही थी ब्रिटिश सरकार को। 1942 के अंत तक 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया, लगभग 26,000 लोगों को सजा हुई और लगभग 18,000 लोगों को भारत रक्षा नियमों के तहत बंद कर दिया गया। और बताया जाता है कि करीब 10,000 लोगों ने इस आंदोलन में शहादत प्राप्त किया। दोस्तों,
सरकार को जनता का विद्रोह काबू पाने में 6 से 7 हफ्ते लग गए, लेकिन इस बीच जो कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे, उसके बावजूद भी आंदोलन की जो बागडोर है वो कुछ भूमिगत नेताओं ने बखूबी संभाला और नेतृत्व किया। इन भूमिगत नेताओं में जैसे कि अरुणा आशापल्ली, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी, बीजू पटनायक, जयप्रकाश नारायण आदि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य ही आमतौर पर इन गतिविधियों का नेतृत्व कर रहे थे और बखूबी कर रहे थे, और इसी वजह से इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो पाई, इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो पाया दोस्तों। लेकिन सरकार तो ये तय कर चुकी थी कि उसे दमनकारी नीति अपनानी है, इस आंदोलन को कुचलना है या इस आंदोलन को बढ़ने नहीं देना है। उस समय भारत के जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो, और उन्होंने क्लियरली तौर पे ये पूरा आदेश जारी कर दिया था कि इस आंदोलन को रोकने के लिए अगर हिंसा का इस्तेमाल करना पड़ रहा है तो उसको भी करिए और इसमें कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से सरकार जो है वो पूरी हिंसात्मक रवैया अपनाती है। हालांकि मार्शल लॉ लागू नहीं किया जाता है, लेकिन जो सरकार का रवैया था वो पूरी तरीके से मार्शल लॉ के नियमों के तहत, मतलब मार्शल लॉ में जो जो चीज़ किया जाता है वो सारी गतिविधियां समझ में आ रही थी। मतलब पूरा जो इम्प्लीमेंटेशन था वो मार्शल लॉ जैसे ही था, और इस तरीके से काफ़ी हिंसात्मक रवैया अपनाते हुए सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की और आंदोलन को कमज़ोर किया। लेकिन दोस्तों बाद में आज़ाद हिंद फौज ने भी ब्रिटिश सरकार की नींव हिलाने का एक तरीके से चैलेंज दिया, चुनौती दी और ब्रिटिश सरकार की टेंशन को बढ़ाया। आज़ाद हिंद फौज का ख्याल सबसे पहले मोहन सिंह के मन में मलाया में आया था, और मोहन सिंह जो हैं वो ब्रिटिश सेना के अफसर थे। लेकिन सिंगापुर वर्मा के युद्ध में जब ब्रिटिश सेना पीछे हट रही थी तो मोहन सिंह जापानियों के साथ हो चले, और जब वो जापानियों के साथ हो गए तो उन्होंने जापान को एक स्ट्रेटजी दी कि भैया आपने जो भारतीय सैनिकों को बंदी बना रखा है इनको मेरे हवाले करिए, मैं इनका नेतृत्व करूंगा, एक संगठित सेना बनाऊंगा। और इस एक तरीके से समझौते में जापानियों को एक मौका समझ में आता है, उनको ये समझ में आता है कि ये जो भारतीय सैनिक हैं, कैदी सैनिक हैं, इनसे एक सेना तैयार हो सकती है और भविष्य में अगर हम भारत में भी आक्रमण करते हैं तो वहाँ पे इस सेना का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन बाद में दोस्तों मोहन सिंह और जापान के जो अफसर थे उनके बीच कई सारे मतभेद होते हैं, और जापानी अफसरों का एक तरीके से मानना ये था कि ये जो सेना है वो सीमित संख्या में होनी चाहिए, लेकिन मोहन सिंह इस संख्या को करीब 2 लाख के आसपास पहुंचाना चाहते थे। तो ये मतभेद बढ़ता गया, मोहन सिंह जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन बाद में आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, और इस चरण में आज़ाद हिंद फौज की बागडोर सुभाष चंद्र बोस के हाथों में दी जाती है। दोस्तों यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर लाया जाता है जर्मनी और जापान की पनडुब्बियों के द्वारा, और सिंगापुर जब वो पहुंचते हैं तो आज़ाद हिंद फौज की बागडोर अपने हाथों में लेते हैं। 21 अक्टूबर 1943 को स्वाधीन भारत की सरकार सुभाष चंद्र बोस ने गठित कर दी थी, और इस सरकार को जापान, जर्मनी और ध्रुवीय राष्ट्रों के और भी जो राष्ट्र थे उन्होंने इस सरकार को मान्यता भी दे दी थी। 6 जुलाई 1944 को हिंद रेडियो पर सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा, और उन्होंने बोला कि राष्ट्रपिता, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए इस अंतिम युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और आपकी शुभकामनाएं चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस अपनी कोशिश को आगे बढ़ाते हैं और इम्फाल के रास्ते वो भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जापानी सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग न मिलने के कारण और जापानी सैनिकों का एक रवैया जो था वो सहयोगकारी नहीं था, इस तरीके से सुभाष चंद्र बोस अपने मिशन में पूर्णतः सफल नहीं हो पाते हैं। लेकिन उनकी जो कोशिश थी वो राष्ट्रीय भावना को आंदोलित करने में बहुत हेल्प करती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या अचानक शुरू हुआ, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि वैसे तो गांधी जी एक बड़े आंदोलन के आने की बात बहुत पहले से कहते आ रहे थे, सिर्फ उनको एक अच्छे मौके की तलाश थी। उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए थे वो
उनको जब भी लगता था कि इस आंदोलन में हिंसा आ चुकी है तो वो उस आंदोलन को बंद कर देते थे, क्योंकि उनको समझ में आता था ये चीज़ कि जब हिंसा बढ़ेगी, आंदोलन में शामिल लोग हिंसा का इस्तेमाल करेंगे तो इससे क्या होगा, जन भागीदारी घटेगी, एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा हो पाएगा। तो इसी वजह से हिंसा को वो हमेशा नकारते आ रहे थे। लेकिन इस बार 1939 में जब धुरी राष्ट्रों और मित्र राष्ट्रों के बीच द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ और इस द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को भी झोंक दिया गया, तो कांग्रेस के जो नेता लोग थे उन्होंने इसको पूर्णतः अस्वीकार कर दिया। उन्होंने बोला कि भैया इस बार तो हम आपका साथ नहीं देंगे, मतलब इसमें हम आपका सहयोग नहीं देने वाले हैं और आपने जो सैनिकों को इसमें झोंका है ये पूर्णतः गलत है, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। लेकिन दोस्तों, इसके लिए एक जन मुहिम चलाना, इसके लिए एक आंदोलन खड़ा करना एक बड़ी बात थी। एक समय को समझना जरूरी था और ये बात गांधी जी समझ चुके थे कि ये एक सही मौका है, क्योंकि 1939 में विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और ब्रिटिश साम्राज्य की जो हालत थी वो खस्ती थी और हमारे देश में भी जो स्थिति थी वो सामान्य नहीं थी। महंगाई उच्चतम स्तर पे थी, लोगों का जीवन जो था वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त था। तो गांधी जी इस चीज़ को समझ चुके थे कि अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है और इस तरीके से उन्होंने कांग्रेस के वर्धा में एक प्रस्ताव रखा कि भैया अब हमें एक सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। गांधी जी के इस प्रस्ताव को कांग्रेस के कई सारे नेता मना कर देते हैं, वो बोलते हैं कि अभी ये सही समय नहीं है। लेकिन गांधी जी तो एक दूरदर्शी आदमी थे, वो जानते थे कि एक सही समय है, इस वजह से उन्होंने कांग्रेस को मनाने की कोशिश की और जब उनको समझ में आया कि कांग्रेस के कई सारे नेता इसके सहमत में नहीं हैं तो उन्होंने कांग्रेस को चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने बोला कि अगर कांग्रेस मेरे प्रस्ताव को नहीं मानती है तो मैं देश की बालू से भी कांग्रेस से बड़ी पार्टी स्थापित कर दूंगा। तो गांधी जी की ये चेतावनी जो है कांग्रेस के नेताओं को समझ में आती है और कांग्रेस के जो नेता थे और जो खास तौर पे गांधी जी के प्रति लॉयल थे, उन्होंने गांधी जी का साथ दिया और यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन में अपना पूर्णतः सहयोग देते हैं। और इस तरीके से ब्रिटिश सरकार समझ जाती है कि भैया यहाँ पे अब कांग्रेस जो है वो हमारा मतलब कि शांतिपूर्वक साथ नहीं देने वाली है, यहाँ पे इनको कुछ लुभावना देना पड़ेगा। और इस तरीके से वो क्रिप्स मिशन को भेजते हैं ताकि यहाँ पे जो भी इनकी मांग है उसको समझा जा सके। भारतीयों की जो मांग है कि सरकार में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाई जा सके, उनका खुद का एक संविधान हो सके, इसके लिए वो क्रिप्स मिशन को भेजते हैं। लेकिन कांग्रेस इस मिशन को अस्वीकार कर देती है और गांधी जी तो यहाँ तक कह देते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है वो आगे का चेक है, एक अग्रिम चेक है जिसका बैंक जल्द ही नष्ट होने वाला है। तो इस तरीके से क्रिप्स मिशन को भी अस्वीकार कर दिया जाता है और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो जाती है और सरकार को भी समझ में आ जाता है कि अब एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो चुका है और इसे अब हिंसा से ही रोकना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये आंदोलन रहा है। इस आंदोलन की वजह से, भारत छोड़ो आंदोलन की वजह से और आज़ाद हिंद फौज की मुहिम की वजह से, तुरंत तो नहीं लेकिन अंततः भारत छोड़ो आंदोलन ने 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उत्प्रेरित किया। ब्रिटिश साम्राज्य को एक तरीके से बाध्य किया कि भैया अब आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म शासन नहीं कर सकते हैं। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन की एक सफलता रही है और अगस्त क्रांति दिवस के मौके पे हम सबको इस आंदोलन में जिन जिन वीरों ने शहादत प्राप्त की उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए और एक तरीके से ये प्रण लेना चाहिए कि इस शहादत को हम कैसे सार्थक बनाएं, अपने कर्तव्यों से कैसे इस राष्ट्र को महान बनाएं ताकि उनकी शहादत जो है वो सार्थक बन पाए। तो दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इस पूरे आंदोलन का जो परिप्रेक्ष्य है। तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें और चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलती रहें। नमस्कार।